अमूल दूध, लिज्जत पापड़, ये नाम हम सबने सुने हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इनकी जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई आम कंपनियां नहीं है, ये है सहकारी समितियां जो एक बिल्कुल ही अलग सोच, एक अलग फलसफे पर चलती हैं। तो चलिए आज व्यापार के इसी अनोखे और ताकतवर मॉडल को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल उठता है कि एक आम बिजनेस और एक सहकारी में वही फर्क क्या है? देखिए, एक टिपिकल बिजनेस का मकसद सीधा साधा होता है, अपने बाहरी शेयरधारकों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, बस। लेकिन एक सहकारी का फोकस बिल्कुल अलग है। उसका मकसद है अपने सदस्यों को सबसे अच्छी सर्विस और वैल्यू देना। और मजे की बात यह है कि यही सदस्य उसके मालिक भी हैं और ग्राहक भी। बस यहीं से पूरी की पूरी कहानी पलट जाती है। अच्छा, तो ये इतना पावरफुल आइडिया आया कहाँ से? देखिए, ये कोई रातों रात आई हुई चीज नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबा और सच कहूँ तो काफी प्रेरणादायक इतिहास है। इसकी जड़ें औद्योगिक क्रांति तक जाती हैं। चलिए जरा देखते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई। तो कहानी शुरू होती है साल 1844 में इंग्लैंड के रॉचडेल से। यहीं पर पहली बार इन आदर्शों को एक शक्ल दी गई। फिर लगभग 100 साल बाद 1937 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जिसे हम ICA कहते हैं, उसने इन सिद्धांतों को बाकायदा अपना लिया। और हाँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं थे। वक्त के साथ 1966 में और फिर 1995 में इनमें जरूरी बदलाव भी किए गए, ताकि ये हमेशा आज के दौर के हिसाब से सही बैठें। ये दिखाता है कि ये आइडिया कितना मजबूत है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के दिल पर, यानी वो 7 सिद्धांत जो किसी भी सहकारी संस्था की असली पहचान है। आप कह सकते हैं कि ये उस संगठन का DNA है। यही वो रूल्स है जो उसके हर काम, हर फैसले की दिशा तय करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत स्वैच्छिक और खुली सदस्यता। कह सकते हैं कि ये सहकारिता की नींव का पहला पत्थर है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है कि कोई भी सहकारी संस्था सबके लिए खुली है। यहाँ लिंग, समाज, जाति, धर्म या राजनीतिक विचार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। बस 2 शर्तें हैं। एक, कि वो व्यक्ति संस्था की सेवाओं का इस्तेमाल कर सके, और दूसरा, वो सदस्यता की जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हो। है ना जबरदस्त समावेशी सोच? अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। सच मानिए, यही वो चीज है जो इस मॉडल को बाकी सबसे अलग खड़ा करती है। और इसमें सबसे क्रांतिकारी बात क्या है? वो है एक सदस्य एक वोट का नियम। सोचिए, दूसरी कंपनियों में जिसके पास जितने ज्यादा शेयर, उसकी उतनी ज्यादा ताकत। लेकिन यहाँ हर सदस्य की आवाज बराबर है, चाहे उसका योगदान कितना भी हो। मतलब साफ है, कंट्रोल पैसे के हाथ में नहीं, बल्कि लोगों के हाथ में होता है। तीसरा सिद्धांत जुड़ा है पैसे से, यानी सदस्य की आर्थिक भागीदारी। ये बताता है कि एक सहकारी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आम बिजनेस से कैसे अलग होता है। तो सवाल ये है कि मुनाफे का क्या होता है? देखिए, सदस्य मिलकर पूंजी लगाते हैं, फिर जो भी फायदा होता है, जिसे सरप्लस कहते हैं, उसे बाहरी इन्वेस्टर्स में नहीं बांटा जाता, बल्कि उसे या तो सहकारी को और बेहतर बनाने में लगाया जाता है, या सदस्यों को ही फायदा पहुंचाने में, या फिर समाज के दूसरे अच्छे कामों में। मतलब पैसा घूम फिर के वापस सदस्यों और समुदाय के पास ही आता है। चौथा सिद्धांत है स्वायत्तता और स्वतंत्रता। मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी। ये किसी भी सहकारी की पहचान और अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि सहकारी संस्थाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती हैं और उनका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सदस्यों के पास होता है। मान लीजिए, अगर वो सरकार या किसी और संस्था के साथ कोई डील करती भी हैं, तो भी ये पक्का किया जाता है कि आखिरी फैसला लेने का हक सदस्यों के पास ही रहे। उनकी आज़ादी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगला सिद्धांत है ज्ञान और विकास के बारे में, यानी शिक्षा, ट्रेनिंग और सूचना। आप कह सकते हैं कि ये एक कामयाब सहकारी के लिए ऑक्सीजन की तरह है। सोचिए, एक लोकतांत्रिक संस्था तभी अच्छे से काम कर सकती है जब उसके सदस्य जानकार और जागरूक हो, है ना? इसीलिए सहकारी समितियां अपने सदस्यों, चुने हुए प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को लगातार सिखाती पढ़ाती रहती हैं, ताकि वो अपना योगदान बेहतर ढंग से दे सकें।
और सिर्फ यही नहीं, वो आम लोगों को भी बताती हैं कि सहकारिता क्या है और इसके क्या फायदे हैं। छठा सिद्धांत है एकजुटता के बारे में, मतलब सहकारी समितियों के बीच आपसी सहयोग। ये अकेला चलने के बारे में नहीं, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने के बारे में है। इसे एक नेटवर्क इफेक्ट की तरह देखिए। जब ये समितियां, चाहे वो लोकल हों, नेशनल हों या इंटरनेशनल, एक दूसरे का साथ देती हैं तो वो अपने सदस्यों के लिए कहीं बेहतर काम कर पाती हैं और इससे पूरा का पूरा आंदोलन मजबूत होता है। सीधी सी बात है, एकता में ही ताकत है। और अब आखिरी यानी 7वां सिद्धांत। ये सिद्धांत सहकारी समितियों को सिर्फ एक बिजनेस से कहीं बढ़कर एक सामाजिक जिम्मेदारी देता है, और वो है समुदाय के लिए चिंता। देखिए, एक सहकारी का काम सिर्फ अपने सदस्यों की जरूरतें पूरी करना नहीं है, वो अपने आसपास के समुदाय के विकास के लिए भी काम करती हैं, चाहे वो पर्यावरण की बात हो या लोकल डेवलपमेंट की। ये बड़ी सोच, ये सामाजिक मिशन ही है जो उन्हें किसी आम व्यापार से बहुत बड़ा बना देता है। और एक बात साफ कर दूं, ये सिद्धांत सिर्फ अच्छी अच्छी बातें या किताबी ज्ञान नहीं है, इनकी एक ठोस कानूनी जमीन है। इन सिद्धांतों को दुनिया भर में कानूनी मान्यता मिली हुई है और ये सहकारी कानूनों की बुनियाद हैं। ठीक है, तो हमने ये 7 सिद्धांत तो समझ लिए, पर बड़ा सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि जमीनी हकीकत पर, हमारी दुनिया पर इनका क्या असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पूर्व महानिदेशक डेविड मोर्स ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि सहकारी विकास आर्थिक विकास के लिए एक बहुत ताकतवर स्टिम्युलेंट, मतलब एक प्रेरक बन गया है। उनके ये शब्द साफ बताते हैं कि ये मॉडल सिर्फ एक अलग सोच नहीं, बल्कि आर्थिक तरक्की का एक आजमाया हुआ असरदार रास्ता है। तो ये होता कैसे है, जरा देखिए। सहकारी समितियां दौलत का ज्यादा बराबरी से बंटवारा करती हैं, बाजार में कुछ बड़ी कंपनियों की मोनोपोली को तोड़ती हैं, बिचौलियों को हटाकर चीजों को सस्ता करती हैं। नतीजा, आम आदमी की खरीदने की ताकत बढ़ती है, रोजगार ज्यादा स्थिर होता है, और ये सारी चीजें एक मजबूत और सबके लिए फायदेमंद अर्थव्यवस्था की निशानी है। क्या इस दुनिया में ये 180 साल पुराने सिद्धांत आज भी कोई मायने रखते हैं? आज जो आर्थिक असमानता है, जो बाजार की चुनौतियां हैं, क्या ये पुराने सिद्धांत उनका कोई हल दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।